हेलो वेलकम एवरीवन। सो आज हम CGL टायर 2 2021 के जो सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। जो बेस्ट अप्रोचेस थी, फास्ट अप्रोचेस, एग्जाम टाइम में आपको उसको कैसे अप्रोच करना था, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा अपना बारे में बता देता हूँ। मैंने इस पेपर में 99 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, सॉरी 99 नहीं, 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे ऑफिशियली मार्क्स 196 हैं। +2 एक जो रॉन्ग ऑप्शन है उसका मेरा करेक्ट आंसर आ रहा था, बट मैंने कुछ उसको टच नहीं किया, तो मेरे 198 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें मैंने क्या गलती की। और इसके अलावा मैंने और काफी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जैसे कैट में मैंने 99.4 परसेंटाइल है। क्वांट में एग्जैक्ट एग्जाम होता है, कैट से भी टफर, उसमें 99.9 है मेरा क्वांट में, है ना। IFT का एग्जाम होता है एक, ठीक है, उसमें मेरे 99.5 है। उसके बाद CGL टायर 1 जो इस बार हुआ था उसमें मेरे मैथ्स में 47.5 है। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है। ठीक है, और मैथ्स मुझे पढ़ाना काफी अच्छा लगता है, मुझे समझाना भी काफी अच्छा लगता है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने एक्चुअली एग्जाम में इसको कैसे सोल्व किया। एग्जाम में मैंने ये पेपर को 60 + 20 80 मिनट्स में पूरे पेपर को सोल्व कर दिया था। मेरा जो उसके बाद टाइम इन्वेस्ट हुआ था वो 3 क्वेश्चन में हुआ था, एक तो ग्राफ वाले में, और 2 क्वेश्चन जो गलत थे उसमें मैं सोच में पड़ गया था। बाकी सारा मैंने पेपर को थोड़ा बहुत रीचेक किया था, है ना। और इसी वजह से मेरी 100% एक्यूरेसी आई है। 100% एक्यूरेसी आई है, मतलब जितना मैं करके आया हूँ सब एकदम सही हुआ है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ABC started a business with initial investments of 20,000, 25,000, 10,000। ठीक है, आफ्टर 5 months A invested 4,000 मोर। तो अभी थाउजेंड्स में बात चल रही है, यहाँ भी 8,000 और 1,000 1,000 1,000। तो मैं इसको 1,000 की जगह क्वेश्चन को कैलकुलेशन कम बनाने के लिए इसको 20 पढ़ूंगा, इसको 25 पढ़ूंगा, इसको 10 पढ़ूंगा, है ना। तो 5 मंथ्स तक तो सिनेरियो सेम था। आफ्टर 6 मंथ्स C ने कुछ किया, आफ्टर 4 मंथ्स B ने कुछ किया। ठीक है, तो पहले 5 मंथ्स ए की इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगी, दैट इज 20 × 5। तो यहाँ पे मैं ए लिखूंगा, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे सी। तो पहले 5 मंथ्स की मैं बात करूं, यहाँ पे 100 आ जाएगा। और बी ने क्या किया, पहले 4 मंथ्स तो बी ने 25 इन्वेस्ट किया, तो ये तो 100 आ गया। उसके बाद बी ने 8,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब 25 में से -8 करेंगे तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट बी की क्या है, 17 है ना। तो यहाँ पे 117 आ जाएगा आफ्टर 5 मंथ्स का सिनेरियो अगर कहेंगे, 100 + 17, है ना। उसके बाद 5 महीने के लिए ए ने 10-10 हजार इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 5 महीने में 50 इन्वेस्टमेंट हो गई, है ना, 50 इन्वेस्टमेंट हो गई। ये 5 मंथ्स का सिनेरियो, 5 मंथ्स में ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट 7 मंथ्स में क्या होगा, ए ने 24 × 7 और ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस 24 × 7, है ना, 24 × 7 ऐड करना है, क्योंकि 20 यहाँ था, 4 यहाँ था, है ना। तो 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 16 और 168, है ना। तो ये टोटल 12 मंथ्स बाद क्या हो गया, 268, 268, है ना। उसके बाद बी का क्या आएगा, बी ने 25 में से 8 तो निकाल ही लिया था, तो 17, 17 × 7, 17 × 7, तो ये कितना आ जाएगा, 9 and 1 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा ये आ जाएगा 236। ठीक है, फिर 7 मंथ्स। ठीक है, अभी 6 मंथ बाद सी ने कुछ चेंज किया, तो प्लस 1 महीना जो रह गया उसमें सी का 10 ही होगा, तो 6 महीने बाद 60 है। उसके बाद सी ने 8,000 और लगा दिया, मतलब अब 18 है, 18 6 जा क्या आएगा, 108। तो सी की इन्वेस्टमेंट, ये आफ्टर 12 मंथ्स का सिनेरियो है, आफ्टर 12 मंथ्स का, है ना। अब उसने पूछा एट व्हाट रेशियो दे विल शेयर प्रॉफिट्स, तो इसी रेशियो में शेयर करेंगे, है ना। तो इसको मैं सारों को 4 से डिवाइड करूंगा, तो इसको 4 से करूंगा तो 6 and 7, और इसको 4 से करूंगा तो 5 and 9। तो इसका रेशियो 67/59 होना चाहिए। तो ये आंसर चॉइस गलत, ये गलत, ये गलत, तो अवर आंसर शुड बी 3, अवर आंसर शुड बी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, ए बी सी पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स, ठीक है। ए बी पी क्यू 6 है, बी सी क्यू आर 10 है, ए सी पी आर 8 है, ठीक है। तो मतलब ये ट्राइंगल मुझे दिख रहा है 6 10 8 की, क्या हो गया, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो 3:5:4। तो एक ऐसा 90 डिग्री का ट्राइंगल है यहाँ पे 3 4 5, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहूं तो 6 8 एंड 10, ठीक है। तो ए बी 6 है एंड ए सी 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी 6 है और ए सी 8 है और बी सी 10 है, ठीक है। ए बी सी एंगल है एक्स, तो उसने पूछा है पी आर क्यू एंगल, है ना, पी आर क्यू एंगल। तो पी आर क्यू एंगल बीसीए के इक्वल होगा, बोथ ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि बिल्कुल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक टाइप के, है ना। तो ये एक्स है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। तो हमारा आंसर होना चाहिए था 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए। अब ऐसा हमारा क्वाड्रेंट बनता है, ग्राफ बनता है, उसमें एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0। मैं ए को क्या ले लूं, मैं एक्स को इज इक्वल टू 2 ले लूं, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे। यहाँ पे 2 पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गलत। लाइन एट एंगल दिस दिस गलत। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose radius of base and height are this is 400, ठीक है। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच बाई 3 इज इक्वल टू 400। इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वेयर एच, चलो यही पढ़ा रहने देता हूँ, है ना। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर, रेडियस तो 2r है एंड हाइट है h। तो बेसिकली तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं आर की जगह 2r लिखूंगा तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। मतलब ये 4 एक्स्ट्रा आ गया, हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 400 इंटू 4, तो 1600 हमारा न्यू वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो 16 हमारा न्यू वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब बस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ बस इज दिस देन व्हाट विल बी द टाइम। पहले तो ये देखो टाइम आवर्स में है, तो इसको मैं क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा। 15 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, बताओ। 18/5 से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 54, है ना। तो 162/54, तो हमारा आंसर आएगा 3 आवर, ठीक है। हमारा आंसर आना चाहिए 3 आवर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू पूछी है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो, जो सिर्फ इतनी चीज है, पहले मैं इस पे फोकस करूंगा, सिर्फ ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। अब मैं ऊपर √7 + 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी, तो नीचे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 7 - 5 दैट इज 2। ऊपर आएगा √7 + 5 का होल स्क्वायर, तो 7 + 5 12 +2 √35 दैट इज √7 इंटू √5 का मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय, फिर मैं इसको सोल्व करूंगा, ये भी सेम तरीका, 14 + 10 24 प्लस 2 √140, है ना। तो अगर यहां से मैं 4 कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा 2 कॉमन, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 √35, नीचे आ जाएगा 14 - 10, वो क्या होता है 14 - 10 4, ठीक है। अब 4 यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है, तो मैं इसको लिख लूंगा 6 + √35। ये सब स्टेप्स पहले ही क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस √10/√5 को क्या लिख सकते हैं, √10/√5 को मैं लिख सकता हूं √10/5, मतलब √2, ठीक है। तो अब ये पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, जब ये डिवाइड होगा तो ये रेसिप्रोकल में होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 12 + 2 √35/2 इंटू 1/6 प्लस √35, तो ये तो इसका डबल है, साफ पता लग रहा है, तो इसको इससे काटेंगे 2, तो ये आ जाएगा 1।
तो 1+√2 तुम्हारा आंसर होना चाहिए, 1+√2। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया है ना, 1+√2 हमारा आंसर आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो किया है ना, सिस्टमैटिक अप्रोच को हमने फॉलो किया, ठीक है। अब देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सोलिड, रेडियस हमें दे रखी है 42, उसने मेल्ट किया और कुछ सोलिड स्फेयर बनाए, ठीक है, रेडियस 7 के, तो कितने सोलिड स्फेयर बनेंगे? तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल करनी है। वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो ये तो 4/3 पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। तो r³ मतलब 42 × 42 × 42, और ये वाले की r 7 है, तो 7 × 7 × 7 × 7 n बनेंगे, है ना। तो 7 से ये 6, यहाँ पे इससे 6 तो 216 इज इक्वल टू n। 6 का क्यूब 216, तो 216 योर आंसर, 216 शुड बी योर आंसर, ठीक है। अब लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 14 डेज, ठीक है। बी वही वर्क को 28 डेज में करता है, और सी करता है 56 डेज में। तो पहले तो मैं टोटल वर्क को एज्यूम करूंगा 56। जब मैं टोटल वर्क को 56 एज्यूम करता हूं, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 56/14, दैट इज 4। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 56/28, दैट इज 2। और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। They start work together and completed the work such that B was not working on the last 2 days and A didn't work in last 3 days, ठीक है। तो पहले सबसे हम एज्यूम करते हैं कि उन्होंने सारों ने मिलके काम किया n डेज में, और n डेज सारों ने काम किया। तो एक दिन में वो टोटल वर्क कितना करेंगे? 4+2+1, दैट इज 7। तो n डेज में 7n वर्क हुआ। बट कुछ कंडीशन दे रखी है कि बी ने लास्ट 2 डेज में वर्क नहीं किया, तो बी का हमने 2 दिन का वर्क कम कर दो, तो -4। ए ने लास्ट 3 दिन काम नहीं किया, तो ए का 3 दिन का काम कम कर दो, दैट इज 4 × 3 12। और टोटल वर्क हमारा 56 है। तो 7n इज इक्वल टू 60 एंड 72, तो n कितना आ जाएगा? 72/7। तो हमसे यही पूछा है, 72/7 शुड बी योर आंसर, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन था, और इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हुए। कंफ्यूज क्यों हुए देखते हैं। डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स एंड द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36। तो इसमें पता है, एक पहले ए बी नंबर है और उसको रिवर्स किया तो नंबर आया बी। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10a+b, और ये है 10b+a। तो जब नंबर रिवर्स किया वो 36 से कम हो गया, मतलब ये वाला नंबर ग्रेटर है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10a+b -10b -a इज इक्वल टू 36, और 9a-b इज इक्वल टू 36। इससे हमें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? a-b इज इक्वल टू 4। a-b इज इक्वल टू 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 4। डिफरेंस हमारा 4 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट तो है करेक्ट। जब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ही नहीं, तो लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट तो आनी चाहिए आंसर में। तो ये तो ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। एक बार के लिए ये ऑप्शन हो गया गलत। द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84। 84 हो सकती है। 8 - 4, 4 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब नंबर 84 होगा हमें डिफरेंस इनका 4 चाहिए, तो डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर 84 हो सकता है ना। 48 नहीं हो सकता, डिफरेंस 4 है, लेकिन ए ग्रेटर देन बी भी चाहिए, है ना, क्योंकि ए माइनस बी चाहिए। 4 - 8 तो -4 हो जाएगा, हमें प्लस का 4 चाहिए, ठीक है। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना था, लेकिन इसका यूज इसमें नहीं है, बट ध्यान रखना था। तो सेकंड भी हमारा आंसर में आना चाहिए, है ना, सेकंड भी आना चाहिए। तो इसमें सेकंड नहीं है, ये कट। अब हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड तो दोनों में है, थर्ड आएगा या नहीं वो देखते हैं। इसने बोला नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 4+b। तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 0 और ए की फिर आ जाएगी 4, यहाँ पे 1 5।
2, इसकी 4 + 2 6, 3 + 4 7, 4 + 4 8, 5 + 4 95, ठीक है। तो ये तो कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, मतलब ये अपने अपने वन और अपने नंबर को छोड़ के किसी और से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से है, ये 2 से है, ठीक है, ये 2 से है, ये 5 से है, लेकिन 73 प्राइम नंबर है। दिस इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो थर्ड स्टेटमेंट इज झूठा स्टेटमेंट। तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं लेना, तो 1 और 2 आएगा। कई बच्चों ने सिर्फ इतना 1 2 या 1 2 3 चेक किया, या कुछ नंबर चेक किए, 73 चेक करना भूल गए, या इतना दिमाग नहीं लगाया, तो उन्होंने सेकंड मार्क कर दिया। बट द करेक्ट ऑप्शन इज 1 और 2 ओनली, है ना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में आप सिंपल सा तरीका एक अपनाओगे कि इसमें आप कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें आपका सीधा सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं जब इसको देख रहा हूं, मैंने पहले टू बी ऑनेस्ट देखा -6 × 1, बट ये तो -216 + 1 बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर मैंने -1 × 6 देखा, -1 × 6 देखा, तो ये 215 का पॉजिटिव बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर मैं 2 और 3 पे आया, तो मैंने देखा 3 × -2, तो ये बन जाएगा 3 3 3 27, और -8 का 19। मतलब ये एक्स है, ये वाई है, हमारा ये अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसने पूछा है 1⁻x−1 + 1⁻y−1, ठीक है। अभी x−1 ऊपर जाएगा तो +1, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो x + y पूछा है इसने। तो x + y क्या आएगा, 3 - 2 = 1। तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है, हमारा आंसर आएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 years ago राम सैलरी वॉज, ठीक है, 3 year ago राम की सैलरी 45,000 थी, और उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई, फिर 8% इंक्रीज हुई, फिर 20% इंक्रीज हुई, ठीक है। अब राम की सैलरी है 83,160, और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 45000000, तो 10% इंक्रीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/10, और मैं लिख सकता हूँ 11/10, है ना। तो 11/10 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो 11/10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, है ना। इसको मैं 11/10, उसके बाद, ठीक है, ये मैंने पीडीएफ आरबी रिवॉल्यूशन से ली है, बट मेरे ये मैं बना रहा हूं, मेरा नाम पल्लव गोयल है, पल्लव गोयल मेरा नाम है, ठीक है। रोड टू एसएससी नाम का कुछ चैनल है मेरा, और मेरे 198 मैथ्स में, ठीक है। तो ये उनकी मैंने वीडियो डाउनलोड नहीं करी, ये मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है। पल्लव गोयल मेरा नाम है ना। तो कल को कोई अपने चैनल में भी डालेगा, तुम्हें पता है पल्लव गोयल के नाम से चैनल है, ठीक है, रोड टू एसएससी, ठीक है, उस पे आ जाना है। फिर A% इंक्रीज किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + a/100। इसको मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ए की वैल्यू नहीं पता। फिर किसी चीज को 20% से इंक्रीज का मतलब उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 को मैं 12/10 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको 12/10 लिख लूंगा। उसके बाद मेरी इसकी वैल्यू क्या आई है, 83160, 83160। 1 0 2 0, इसमें 2 0 काट दी, और जो ये 1 0 है, इसको मैं काट दूंगा यहां से, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखो ये 12 इससे डिवाइड हो रहा है, मैंने इसको कैसे चेक किया, मैंने 12 को 4 × 3 का रूल लगाया। मतलब 12 को डिवाइड करने के लिए नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। 3 कैसे डिविजिबल है, 8 + 3 11, +1 12, +6 18। तो ये 12 से सीधा सीधा कटेगा, मुझे पता लग गया, है ना। तो 12 से अगर मैं काटूंगा इसको, तो क्या आएगा मेरे पास, 12 से अगर इसको काटूंगा 8316 को, 72, 12 6 = 72, और फिर 1 1 1 करेंगे 9, 108 3 एंड 3, ठीक है, हमारा ये आ गया। उसके बाद मैं इसको 3 से इसको 9 से काटूंगा, और इसको 9 से काटूंगा, इसको 9 से काटूंगा तो 77, इसको 9 से काटूंगा 5। अब इसको 11 को ऐसे काटूंगा 7, तो मेरे पास आ गया 1 + a/100 = 7/5। अब मैं इस 1 को इधर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, है ना, ये गायब यहाँ से हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ a/100 =
2/5 और इसको 20 से काटूंगा तो ए हमारा आ गया 40, ए हमारा आ गया 40। तो 40 शुड बी योर आंसर, आपका 40 आंसर होना चाहिए, है ना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन पे मेरा टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन समझ के करोगे तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये नया क्वेश्चन आ गया तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। टू लाइन चार्ट्स आर गिवन बिलो, ये लाइन चार्ट 1 है और ये लाइन चार्ट 2 है, ठीक है। लाइन चार्ट 1 है जो ये रहा, ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन टू कंपनीज ए एंड बी। तो ये ए का चार्ट है और ये बी का चार्ट है ना। तो ये रेशियो बता रहा है मेल बाय फीमेल का। अब हम साइड में लिख लेते हैं, जो लाइन चार्ट 1 है वो मेल बाय फीमेल बताता है ए और बी में किसी ईयर में, ठीक है। और लाइन चार्ट 2 है जो लाइन चार्ट 2 है हमारा, वो बताता है हमें कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स दोनों कंपनी में और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स दोनों कंपनी में। थोड़ा सा फर्क है, ये तो जैसे मेल बाय फीमेल बताएगा ए में या ए में, है ना, ऐसा। और जो लाइन चार्ट 2 है वो बताएगा मेल बाय फीमेल ही, बट ये ए प्लस बी का दोनों का बताएगा, है ना, ये दोनों के सम का बताएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैं लिखना चाहूंगा आपको कि लाइन चार्ट 1 है जो, वो तो बता रहा है इंडिविजुअल का, सिंगल कंपनी का, है ना। और जो लाइन चार्ट 2 है वो बता रहा है बोथ का, मेल बाय फीमेल। ये क्वेश्चन वही है जो मैं छोड़ के आया, है ना। क्योंकि मैं यार तुक्का लगाना नहीं चाहता था, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, जितना है सेटिस्फिकेशन मिल रही है ना, उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, और ना ही मैं उससे ज्यादा नेगेटिव लेना चाहता, क्योंकि बहुत बच्चों का 197.5 किस लिए आया है, क्योंकि उन्होंने तुक्का लगाया, वो छोड़ना नहीं चाहते थे एक भी क्वेश्चन। तो ऐसा लालच तो मत ही करो यार, तुम 0.5 से पीछे हो गए, तुम 2 के लालच में करना है कर लो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा 0.5 से, है ना। तो अब देखो इसने पूछा क्या है, हम देखते हैं पूछा क्या है। हमें जनरली थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई ना कि क्या कहना चाहता है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा उसने व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अब उसने क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स ऑफ कंपनी बी इन Y1 टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ कंपनी इन दिस। तो पहले तो हम नंबर ऑफ मेल्स इन बी इन Y1 पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब Y1 में ए बाय बी, है ना। Y1 में जो कंपनी ए है उसमें मेल बाय फीमेल का रेशियो है 1.1। 1.1 को मैं लिख सकता हूं 11/10, मतलब अगर 11x मेल्स हैं तो 10x फीमेल्स हैं, ठीक है। अब कंपनी बी है, उसमें मेल बाय फीमेल का रेशियो है 9/10 या 0.9। तो अगर ये 10y है तो ये 9y होगा, समझ गए। उसके बाद Y1 ईयर देखो। अब यहां से मेल्स कौन से हैं, ये देखो मेल्स वाला अगर ग्राफ ये है तो ये रे मेल्स, तो 21110 मेल्स हैं, 21100 मेल्स हैं। और यहां से हम ये वाले मेल उठाएंगे, यहां से ये वाले मेल्स, तो 11x + 9y हमारे पास मेल्स है ना। और फीमेल्स कितनी है, 20600, ये फीमेल है। और हमारे पास यहाँ पे 10x + 10y है ना, ये फीमेल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से जीरो, यहां से जीरो काट के, यहां से जीरो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2060x + y। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, मेल्स इन Y1 कंपनी बी। कंपनी बी में मेल्स निकालने मतलब हमें 9y की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कोफिशिएंट 11 और 11 का सेम हो जाए। तो 11x + 11y = 06622, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। मैं
2 - 1 अगर करूंगा तो 11y, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 2y, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो 2y = अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0,651। तो y हमारा क्या आ जाएगा 1560 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 780। अब 780 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 9। हमें रेशियो फाइंड करना है, इसलिए मैं 780 इंटू 9 ही लिखूंगा इसको, है ना, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारा 780 इंटू 9, ठीक है, ये आ गया। अब पहले तो एक ट्रिक एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ रहा था उससे, बट आप एक सोच सकते हो कि ये इसका फैक्टर होना चाहिए 129, है ना। तो 129 से ये डिवाइड हो रहा है, पहले तो ये देखो 341, 780 41 से डिवाइड होएगा, नहीं होएगा, है ना, 780 41 से डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ नहीं सकता। एक तो आप ऐसे कर सकते थे, है ना, तो ये आंसर तो हमारा आ नहीं सकता। उसके बाद 780 इंटू 9 डिवाइड बाय 117 करूंगा अगर मैं, तो ये 13, तो ये ऊपर आ गया 60, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 117 तो हो सकता है, 119 नहीं हो सकता, है ना, तो 119 की पॉसिबिलिटी भी गई, 119 की पॉसिबिलिटी भी गई, ठीक है। तो ये तो हमारा एक था कि हम आंसर चॉइसेस को कैसे एलिमिनेट करते हैं ना, आंसर चॉइसेस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। बट ठीक है, अभी हमारा हमें 780 इंटू 9 पता लग गया, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा वो नहीं पता लगा, उस पर फोकस करते हैं अब। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ए इन Y3 और Y5, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड क्या करना है, क्या बोल रहा है ये, ए में फीमेल्स कितनी है Y1 में और Y5 में, इन दोनों का सम फाइंड करना है, Y1 में नहीं Y3 में। हाँ, तो एग्जाम में मैंने जो 15 मिनट वेस्ट किए थे, मैं Y1 और Y5 का ऐड ले रहा था, है ना। तो मेरे दो ऑप्शन चॉइसेस तो मेरे रिमूव हो गए थे, बट मैंने सोचा कि नहीं, हम 1-2 मिनट लगाए तो इसमें तुक्का नहीं मारेंगे, है ना, क्योंकि हमारा पेपर अच्छा हुआ था, 198 इज ए वेरी गुड स्कोर, है ना। तो मैं किसी दिन आपको स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि 193 सॉरी 198 मैंने कैसे स्कोर किया, है ना। 198 का जो स्कोर है वो मेरा कैसे अचीव हुआ, है ना, क्या मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए, कौन सी मैंने बुक्स लगाई, मॉक्स तो आपको पता ही है कौन से लगाने होते हैं, बट इसको मैंने इससे लर्निंग कैसे ली, है ना, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, लर्निंग इम्पोर्टेंट, और मैंने टेस्ट मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट कैसे किया टेस्ट को, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो Y3 में क्या है, Y3 में भी सेम ही, अब मैंने वो तुम्हें बता ही दिया था, एक जो हमारा आउटलाइन था, है ना, मैंने क्या बताया था। अब Y3 ए में मेल बाय फीमेल का रेशियो क्या है Y3 में, 1.35, 1.35 को मैं क्या लिख सकता हूँ 135/100, और मैं क्या कह सकता हूँ 27/20, ठीक है। तो मतलब अगर फीमेल 20x है तो मेल 27x, ठीक है। उसके बाद बी में मेल बाय फीमेल आ जाएगा। अब देखो मैंने एग्जाम में क्या गलती करी, मैंने वो भी यहां कर दी, मैंने 1.35 ले लिया, क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था ये भी ए है ये भी ए है, बट Y3 में आप देखो ध्यान से क्या हो गया, Y3 में क्या हो गया आप देखो, वाई ये ए, अब ये यहाँ पे आ गया Y3, तो मतलब अब हमारा ए है 8/10, 8/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4/5, मतलब फीमेल्स अगर 4x है तो मेल्स हैं 4, फीमेल अगर 5x है तो मेल्स हैं 4x, ठीक है। तो अब बी में क्या होगा, बी में क्या होगा, मेल बाय फीमेल का रेशियो, मेल बाय फीमेल का रेशियो बी में आ जाएगा 1.35, दैट इज 27/20, तो अगर फीमेल्स 20y है तो ये 27y हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, है ना, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। Y3 में देखो, Y3 में ये मेल्स हैं ये मेल्स हैं, तो मेल्स हैं 18025 इज इक्वल टू 27y + 4x,
और फीमेल्स हैं 16,000 इज इक्वल टू 5x+20y। अब यहां से 5 कॉमन लूंगा तो मैं क्या बच जाएगा, x+4y इज इक्वल टू 3200, है ना। x+4y इज इक्वल टू 3200। और हमें क्या चाहिए, ए में y3 में फीमेल्स, ए में y3 में फीमेल्स, तो हमें 5x की वैल्यू चाहिए यहां से। तो मैं 5x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4x तो ये बन जाएगा 16y, और ये कितना बन जाएगा 128y। 128, है ना, डबल जीरो वैसे ही पड़ा रहेगा। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा तो 27y में से 16y माइनस करूंगा तो 11y इज इक्वल टू, यहां से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा 5225। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 44, 6 दूनी 8, 82, 475। तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई 475। लेकिन हमें 5x चाहिए, तो अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन थी x+4y इज इक्वल टू 3200, याद है ना, x+4y इज इक्वल टू 3200। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास x+3200, है ना। अब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से 1300। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1300। तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6500, ठीक है। तो हमारे पास एक तो चीज खत्म हो गई, हमारे पास 6500 आ गया, है ना, जो हमें चाहिए था। और अब हम वाईफाई पे भी सेम चीज करनी है ना, वाईफाई पे भी सेम चीज करनी है। तो लेट्स सी कैसे होगा। तो मैं साइड में नोट कर लेता हूं कि 6500 हमें ऐड करना है वाईफाई की वैल्यू में, ठीक है। अब हम वाईफाई की वैल्यू, अब वाईफाई ये है। अब ए में देखो, ए ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे 14/10, 14/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/5, है ना, 7/5, 7/5। तो मतलब अगर ये 5x है तो ये 7x है ना। और फिर आ जाऊंगा मैं बी पे, तो बी ऐसे चल रहा है, तो 85/100, और मैं लिख सकता हूँ 17/20। तो 17/20, ये 20y है तो ये 17y है, ठीक है। अब हम वाईफाई को ऐसे करते हैं, तो ये मेल है, ये मेल आ गया, ये मेल आ गया। तो मेल ये है 13550, 13550 इज इक्वल टू, मेल्स का ऐड करेंगे तो 7x+17y, और फीमेल्स है 11800 इज इक्वल टू 5। मैं पहली कॉमन ले लेता हूँ x+4y, है ना। ये लास्ट जैसा ही सेम बना है। तो अब मैं x+4y को क्या लिख सकता हूँ, 2360 इज इक्वल टू x+4y, 23। ठीक है। अब एक बार, ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है तो मैं कंफ्यूजन के लिए ये वाला मिटा देता हूँ, है ना। तो मेरे पास जो आ गया हमें चाहिए था। उसके बाद देखो, उसके बाद मुझे अब क्या चाहिए, पहले तो ये देखो, ए में फीमेल्स चाहिए तो मुझे 5x ही चाहिए, अब भी 5x ही चाहिए। तो 5x जब चाहिए तो एक बार मैं इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा 7x+28y इज इक्वल टू, 7 0 जा 0, 7 का 42, 7 का 21, और 4 25, 7 दूनी 14, दूनी 16, ठीक है। अब मैं माइनस करूंगा इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा 11y इज इक्वल टू 13550, 0 7 9 एंड 2, ठीक है। तो y आ गया हमारे पास 270, y आ गया 270। इसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो x क्या आ जाएगा 2360 -1080, है ना। तो x हमारे पास आ गया 0 8, 16 में से 8 2 1, ठीक है। तो 5x क्या आ जाएगा 6400, 5x आ जाएगा 6400। इन दोनों का सम आएगा 0 0 9
एंड 12900 इनका सम आ जाएगा, है ना। तो बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12900, ठीक है। इसको 3 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 4300। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारे पास 78 × 3/430 है ना। तो यहाँ को 2 से काटूंगा तो ये 39, और ये आ जाएगा 215, है ना। तो साफ साफ पता लग रहा है नीचे 215 है, तो हमारा आंसर आएगा 215 वाला, है ना। तो सेकंड शुड बी योर करेक्ट आंसर, सेकंड शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो काफी लंबा क्वेश्चन था, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, इसलिए बच्चे फंसे भी हैं, है ना। अब ये देखो, साइन 58 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 32 लिख सकता हूँ, कोस 32 +3 साइन 90 को, इसको मैं अगेन 90 - 48 लिख सकता हूँ, और कोस 48। अब देखो साइन 90 - 32 क्या होता है, कोस 32। साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, तो ये कोस 32 से कोस 32 कैंसल 3, प्लस साइन 90 - थीटा कोस थीटा, तो इससे ये कैंसिल, तो 3 + 3 आंसर आना चाहिए 6। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये प्रॉपर्टी पता होती तो आप ये क्वेश्चन काफी जल्दी कर पाते, है ना। अब देखो आर्टिकल, एक प्रोडक्ट है वो सोल्व हुआ है 5410 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 18%, और हमें पूछा है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को मैं एमपी लिख लेता हूं। उसके बाद जब मैं 12% का किसी चीज पे डिस्काउंट दूंगा तो कैसे दूंगा, ओरिजिनल 100 है, प्राइस कम हुआ है तो ऊपर कम चीज आएगी तो 88, फिर 100 है, प्राइस कम हुआ है तो ऊपर 82 इज इक्वल टू 54120, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से 4 से कट करूंगा 22, 4 25, और कट करूंगा ये 41, ये 50, ठीक है। और कट कर देता हूं ये 11 और ये 25, ठीक है। अब देखता हूं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 + 1 6, 4 + 2 6, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, तो 11 से मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 4 920, है ना, ये आएगा 11 से काटने पे, ठीक है। फिर मैं देखता हूं ये 41 से भी जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे काटूंगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो एमपी हमारा क्या आ जाएगा, एमपी हमारा क्या आ जाएगा, 25 × 25 दैट इज 625 × 120। तो मैं 0 और 12 5 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 छिका 72 और 3 75, 75,000 शुड बी योर आंसर, 75,000 शुड बी योर आंसर, ठीक है। Now let's see, the height of the cylinder is 6 सेंटीमीटर more than the radius। मतलब अगर रेडियस r है तो हाइट कितनी हो जाएगी, r + 6, ठीक है। और रेडियस उसने बोला है 14 है, तो रेडियस 14 है तो हाइट कितनी हो जाएगी 20। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² × h, ठीक है। तो 7 2 से 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 880 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 14 0 जा 0, 14 8 जा लास्ट में, 8 4 जा 32, मतलब 2 डिजिट आएगी, है ना। जीरो तो सब में, ये लास्ट में 2 किस में है, इसमें। तो यूनिट डिजिट से करेंगे हम, दिस शुड बी अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, ठीक है। Which of the following is equal to cos theta by sin theta plus sin theta by cos theta? क्वेश्चन क्या है, हम लिख लेता हूं मैं साइड में, cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। इसका मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, ऊपर cos² थीटा प्लस sin² थीटा बन जाएगा 1, तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो सेक थीटा कोसेक थीटा ये वाली चॉइस है, तो दिस शुड बी अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट दे रखा है, उसमें बोला है नंबर ऑफ टायर्स ऑफ 6 कंपनीज, ठीक है। ये कोई एक कंपनी वो 12% बनाती है, कोई क्या बनाती है। व्हाट इज द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स फॉर्म्ड बाय द सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एफ एंड ए। एफ ये रहा,
ये रहा इसका टोटल मैं करूंगा, टोटल पूछा है तो 40% है ये, लेकिन ये 40% किसका, सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का 40% क्या होगा 144, तो 144 शुड बी योर आंसर, 144 शुड बी योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया दे रखा है 36√3। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसे क्या होता है √3/4 a², है ना, √3/4 a², तो √3/4 a², ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो √3 से √3 कैंसिल, और अब क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू a², मतलब ट्राइंगल की साइड है 12। तो अब उसने पूछा रेडियस ऑफ द सर्कल इन सर्कमस्क्राइबिंग नॉट द इंस्क्राइबिंग, तो बाहर वाला, मतलब अगर ट्राइंगल ये है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो ये जो हाइट होती है पहले तो वो कैलकुलेट करो, तो हाइट क्या होती है √3a/2, a√3/2 हमारी होती है हाइट, तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी 12 इंटू √3/2, मतलब 6√3 हमारी हो गई हाइट। तो हाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ गया 2√3। अब देखो उसने इन सर्कल की रेडियस पूछी होती, जो अंदर सर्कल है उसकी रेडियस पूछी होती तो 2√3 आती, जो आउटर सर्कल की रेडियस होती है सर्कमस्क्राइब वाले की उसकी होती है डबल, तो 2√3 का डबल होता है 4√3, तो 4√3 तुम्हारा आंसर होना चाहिए। कुछ बच्चों ने 2√3 किया होगा, कुछ ने 6√3 कर दिया होगा साइड देख के, कुछ ने उसका हाफ कर दिया होगा 3√3, तो काफी अच्छे ऑप्शन बनाए थे, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए 6√3 जो हाइट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, डिवाइड बाय 3 करके, उसके बाद अगर बाहर वाले सर्कल की रेडियस पूछे तो उसका डबल कर दो, अगर अंदर वाले की पूछी है तो सेम रख दो, है ना। तो 4√3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है लेकिन बहुत जल्दी हो सकता था अगर तुम्हें पता होता। XYZ साइड्स है ट्राइंगल की और लार्जेस्ट साइड एक्स है, ठीक है, लार्जेस्ट साइड हमारे पास एक्स है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तब तो x² + y² इज इक्वल टू Z² होता, बट ये कंडीशन तो कुछ और है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। अब अगर ये एक्यूट ट्राइंगल होता तो दो साइड्स का स्क्वायर लार्जेस्ट वाली से बड़ा होता, जो कि है, बट अगर ये ऑब्ट्यूस होता तो क्या होता Z² ग्रेटर देन होता ना कि लेस देन होता, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस नहीं है, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल तो है ही नहीं है, राइट एंगल तो है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल, हमारे पास एक्यूट एंगल बच गया, एक्यूट एंगल ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, एक्यूट एंगल ही हमारा आंसर होगा। अब तुम्हें मैंने कुछ टाइम पहले मेरे बैच में मैंने आपको रिवाइज करवाए थे डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस के कुछ कुछ वैल्यूज, जैसे 1/11 की वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए मेंस के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो कि 9.09 होती है ना, या 100/11 की 9.09 होती है, परसेंटेज की टर्म में 9.09 1/11 होता है ना, परसेंटेज की टर्म्स में। तो 1/11 जब 9.09 है तो इसको 9.09 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 9.09 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब यही इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, क्या बन जाएगा 45.45। 1/12 क्या होता है 8.33, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्स कितना बनेगा, अप्रोक्स 58.1, ठीक है। 58 तो 7 × 8 से 56 और यहाँ से 2.1 है ना, और 8/13 क्या होगा 7.69 या 7.7 × 8, ठीक है। तो ये बनेगा 8×7 = 56 और 61.6 के करीब, है ना। और 9/17 क्या होगा, 1/17 क्या होता है, 1/17 तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, 1/17 5.88, तो मैं इसको मान लूंगा 5.9 के अप्रोक्स, तो इसको 17 इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 54 से कम आएगा, क्योंकि 5.9 की जगह अगर मैं 6 भी सोच लूं तो भी ये 54 से कम आएगा, मतलब लेस देन 54। तो इसमें इसने पूछा है लीस्ट, पूछा है लीस्ट, लीस्ट आएगा हमारा 45.45, तो मतलब पहला ऑप्शन, तो 5/11 हमारा लीस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट हमारा 61.6, दैट इज 8/3।
ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं वैल्यू या तो एज्यूम कर लूंगा एक्स वाई जेड की वैल्यू 1। ठीक है। तो पहला मैं दिखाता हूं बच्चे, कई बार गलती का स्कोप क्या होता है ना, हालांकि इस क्वेश्चन में गलती नहीं हुई है बच्चों से, बट कई बार हो जाती है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, सारे इक्वल है और 1 के इक्वल है। तो 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, -1 × 1 × 1 1, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो 9 - 1 8/8, 1 आंसर आना चाहिए, है ना। बट एक चीज तुम्हें और ध्यान रखनी थी, ये एक्स, ये भी तो हमने 1 लिया है, ये भी तो 1 लिया है, ये भी तो 1 लिया है। तो मतलब हम कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, अब हम क्या करें। तो अब हमें क्या सोचना है कि मैं एक्स वाई जेड को 1 के इक्वल नहीं लूंगा, मैं एक्स वाई जेड को, मैं एक्स को तो लूंगा 0, ठीक है, वाई को लूंगा -1 और जेड को लूंगा +1। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 0, ये -1, ये +1, तो ये तो 0 बन जाएगा। ये भी फिर कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब ये टर्म तो उड़ जाएगा। उसके बाद रह जाएगा -XYZ, तो ये भी हमारा बन जाएगा 0। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी, अब आप बोलोगे सर 0 आंसर होना चाहिए, ये मैंने आपको जानबूझ के शो किया है, क्योंकि बच्चे ये नहीं देखते कि y + z की वैल्यू 0 है और 0 डिनोमिनेटर में आ नहीं सकता, है ना, 0 डिनोमिनेटर में आ नहीं सकता। तो इसका आप वैल्यूज कुछ और लेके, जैसे x 1 1 को तो रिमूव ही कर दो, 2 2 2 ले लो, है ना। 2 2 2 लेंगे जब क्या होगा, तो 2 + 2 + 2 6, 2 × 2 4, 4 + 4 8 × 12, -2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो 12×6 = 72, -8 दैट इज 64, डिवाइडेड बाय 2 + 2 4, तो 4 × 4 16 × 64 दैट इज 1। देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट। एक्स को मैंने लिया था 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेकिन मुझे आंसर चाहिए 1। तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड पूछा है, ये भी सही है, पॉसिबल वैल्यू लिखते तो ज्यादा अच्छा था, बट सही है क्योंकि ऑप्शन में सीबीडी या नन ऑफ दीज नहीं है, है ना। तो एकदम सही ऑप्शन, सही क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपका वो नहीं लगेगा, जो आप कह रहे हो ना हम वो लगा देंगे, चैलेंज कर देंगे, चैलेंज नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका गलत है तो गलत है ना। तो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, इक्वल नहीं है, और वो प्राइम नंबर्स है, इसने बता रखा है एक्स स्मॉलेस्ट है और जेड ग्रेटेस्ट है। तो इसने ये बता दिया, अब इसने बोला कि x + y + z 70 है, ठीक है। अब देखो, प्राइम नंबर्स या तो ओड होते हैं, और अगर इवन कोई प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 है। तो पहले देखते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों ओड है, मान लो ये ओड, ये ओड, ये ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, तो नंबर हमारा आना चाहिए ओड, ठीक है। बट हमारा नंबर आया इवन, मतलब इसमें 2 तो है ही है। 2 कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट है और स्मॉलेस्ट एक्स है, ठीक है। तो एक्स हमारा आएगा 2। अब x2 आएगा तो y + z, तुम्हें पता ही है y + z क्या आ जाएगा 68। और ये दोनों ओड नंबर्स हैं, क्योंकि 2 तो हमारा यूटिलाइज हो गया और नंबर डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर कैसे निकालेंगे, मैंने क्या किया एग्जाम में, मैंने ऑप्शंस लिए। अब हमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जेड पूछा है, जेड मतलब लार्जेस्ट है, तो मैं वैल्यू ऑफ जेड लूंगा, पहले लूंगा सबसे बड़ी वैल्यू 43। तो यहाँ पे 43 लिया, तो ये क्या बच गया 25। बट वाई 25 प्राइम नहीं है, तो 43 आंसर हमारा नहीं आ सकता, है ना। 43 हमारा आंसर नहीं आ सकता। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जेड को वैल्यू नेक्स्ट क्या लेंगे 43 से, जो जस्ट लोएस्ट है ना, तो 37। तो ये क्या आ गया 31, तो मतलब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। 31 क्यों नहीं होगा, अगर इसको 31 लोगे ये 37 आ जाएगा।
बट y तो छोटा होना चाहिए, y बड़ा नहीं होना चाहिए, तो y छोटा यहाँ पे ही है, यहाँ पे y बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल अप्रोच, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया हुआ है ना, कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसको मैं ब्रैकेट को अगर ओपन करता हूं तो क्या मेरे पास बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, है ना। और हमें फाइंड करना है x6 प्लस 1/x6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इतना जिसने किया उसको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, नया मेथड देखो। मैं x प्लस 1/x को क्या लिख सकता हूं, √3, यहां से है ना, दोनों साइड रूट लूंगा, तो x की पावर 6 क्या आ गया, -1, है ना। x की पावर 6 -1 आ गया, और हमें फाइंड क्या करना है, -1 प्लस 1/-1, तो -1 -1 -2, -2 तुम्हारा आंसर आना चाहिए, है ना। -2 शुड बी योर आंसर, -2 शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद हम, ठीक है, 25 से स्टार्ट करेंगे, हमारा 1 से 24 हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 1 से 24 को हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। ये रहा है ना, ये क्वेश्चन है। उसने ए बोल रखा है और बी दे रखा है, और हमें A × B पूछा है, A × B पूछा है ना, A × B उसने पूछा है, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी देखते हैं हम क्या क्या थे, ठीक है। फिर हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना, अब ज्यादा बेटर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो ऑब्जर्व करो कि जो ये रूट में दे रखा है और 4 दे रखा है, मतलब 4 किसका रूट होता है, 2 का, ठीक है। उसके बाद ये क्यूब रूट दे रखा है और 8 दे रखा है, तो क्यूब रूट किसका होता है, 2 का क्यूब रूट होता है 8। 1/4 16 का क्या होता है, 2, ठीक है। 1/3 125 का क्या होता है, 5, ठीक है। 1/4 81 का क्या होता है, 3, ठीक है। 1/3 729 का क्या होता है, 9। इसका 1/4 16 का क्या होता है, 2, ठीक है। 16 का रूट क्या होता है, 4, ठीक है। तो ये मतलब जो हम जिससे अवेयर हैं वो उसने सारा कुछ दिया है, बस कुछ उसने रूट की फॉर्म में दे दिया और कुछ पॉइंट वॉइंट लगा दिए, उससे बच्चे कंफ्यूज हो गए, है ना। और दूसरा कंफ्यूजन, इतना बढ़िया क्वेश्चन एसएससी ने बनाया, मेरा दिल खुश हुआ, बट उसके बाद इन्होंने जब आंसर रॉन्ग दे दिए तो यार मुझे लगा कि जो ये डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिन्होंने जो ये सोल्व करते इस क्वेश्चन को, है ना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट इसको सोल्व करते, उनका बच्चों का प्रयास एक टाइप का खराब हो गया, है ना। जिन्होंने इसको सोल्व भी किया, टाइम वेस्ट भी किया, और अगर ये क्वेश्चन सही होता तो मार्क्स का डिफरेंस बढ़ जाता 2-3 नंबर से, है ना। ठीक है, लेकिन अगर जो भी है, चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। पहले तो मैं ए को सोल्व करता हूँ इस साइड, है ना। पेज को मैं बांट लेता हूँ, नहीं बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो पहले एक ए का देखो, ए इज इक्वल टू, अब √0.004 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले 4 का रूट क्या आएगा, 2, ठीक है। अब पॉइंट कितनी चीजों के पहले है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 4, और रूट में आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो आधी रह जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे ये रहा पॉइंट और ये रहा 0, इंटू 8 का क्यूब रूट आएगा 2, और पॉइंट के बाद कितने लेटर्स हैं, 6,
जब ये बाहर आएंगे तो 6/3, दैट इज 2 पॉइंट के बाद दो ही चीजें होनी चाहिए, 0.02 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/4 16 का आएगा 2, लेकिन अंदर 4 जीरो होनी चाहिए तभी बाहर 10 आ पाएगा, लेकिन 3 ही जीरो है, तो आधे एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जो चीज बाहर आ रही थी हम उसी को निकालेंगे, ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ बाहर आएगा, है ना। तो ये रहा, छोटा सा 4 लिख देता हूं, ये मल्टीप्लाई में है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, 125 का 1/3 होता है 5, क्योंकि 5 × 5 × 5 125, और 3 जीरो यहाँ पे देखो परफेक्ट है, और 3 का ही रूट दे रखा है, तो 50 बार आ जाएगा, है ना, 50 बार आ जाएगा, ठीक है। इंटू 81 का 1/4 क्या होगा, 3, 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81, और 10 बाहर आ नहीं सकता क्योंकि 4 है ना, तो ये ऐसे ही पड़े रहेगा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें √4 वाला तो कॉमन ही है, तो ये मल्टीप्लाई आपस में अंदर हो सकते हैं। अब इनको मैं आपस में 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दूंगा, और ये वाला टर्म मैं मिटा दूंगा, ठीक है, तो वो उसमें एडजस्ट हो गया। अब देखो, अब देखो ये 4 जीरो है, ये 4 है, तो मतलब बाहर 10 आ सकता है, तो बाहर 10 आ सकता है, बाहर 10 कैसे आएगा, तो ये 2 की जगह 2 × 10 हो जाएगा, दैट इज 20, है ना। तो दैट इज 20, मैं इसको यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ 20, है ना। अब देखो 0.02 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/100, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/50, है ना, 1/50। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिटा के, तो दो मिटाए हैं, नीचे दो बार 50 50 आ जाएगा, 50 × 50, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दूंगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसको ऐसे पढ़ा रहने दूंगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज बी, ठीक है। बी क्या है, तो ए को भूल जाओ, अब बी की बारी आ गई है ना, तो बी मैं यहाँ पे लिखूंगा। 729 का सिंपल सिंपल पता लग रहा है, 9 पे होता है, और 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और 3 यहाँ पे है, तो 3/3 1, तो मतलब पॉइंट जस्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए। उसके बाद 16 को करूंगा तो 2, तो ये 4 डिजिट है, तो इसके बाद पॉइंट जस्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए, 0.2, ठीक है। और नीचे 0.16 का है, तो यहाँ पे 0.4, तो 0.2 का डबल होता है 0.4, तो मैं इसको काट दूंगा तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/10, तो बी हमारा क्या आ जाएगा, 9/20, 9/20। अब यहाँ से ए आएगा, यहाँ से बी आएगा, है ना, ए इंटू बी करना है ना, ए इंटू बी करना है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए क्या है, 1/50 × 50 × 20 × 3, और बी क्या है, ×9/20, है ना, ×9/20। तो ये इससे पहले 3 काट दो, यहाँ पे 3 रह गया, है ना। थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं इसको अब तो इरेज कर दूंगा, इसका काम खत्म, यहाँ पे इसका काम खत्म, और 9 की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, 3, वहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितनी जीरोज होगी, 4 जीरो, है ना, 4 जीरोज हो गई। तो ये जीरो मैं यहाँ से इरेज करूंगा, यहाँ से भी इरेज कर दूंगा, यहाँ से भी इरेज कर दूंगा, और यहाँ से भी इरेज कर दूंगा। जब इरेज कर दी तो 4 जीरो मतलब 10,000 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, समझ गए। ये भी 10 बन गया, और ये मिला के ये दोनों भी 10 बन गए, तो 4 जीरो पहले थी, 6 जीरो और आ जाएंगी, ठीक है, 6 जीरो और आ जाएंगी। तो नीचे कितनी जीरो आ गई, 6 जीरो, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 6, तो 3/10 की पावर 6, ए इंटू बी इसके इक्वल है, ठीक है। अब ऑप्शन चॉइस इसमें कैसे गलत है देखो, पहले ऑप्शन चॉइस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे पूरे माइनस में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻⁻6, ठीक है। हमारा ये आंसर होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन, पहले इसमें देखो
उसने 10 की पावर -7 ले रखी है, तो 10 की पावर -7 लेने के लिए मैं ऊपर और नीचे 10 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऊपर 10 से डिवाइड करूंगा और नीचे 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इधर ही आ जाओ आप, ऐसे देखो क्या बन जाएगा। ये 10 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला 10 ऊपर चलाएगा, तो 30 × 10 - 7। तो 10 - 7 के साथ 30 होना चाहिए, तो ये 7/3 है, ये गलत। 7 है, ये भी गलत। तो ये दोनों आंसर गलत हो गए। अब 10 के साथ, ये हमारा ओरिजिनल आंसर ये था, अब ये बोला 10 के साथ -8 होना चाहिए, तो मतलब 10 स्क्वेयर और 10 स्क्वेयर ऐसे कर लो, तो ये 10 ऐसे चला जाएगा, और ये 100 × 3 300, मतलब 300 × 10 - 8 ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ऐसा भी नहीं दिख रहा मुझे कहीं, तो ये गलत, ये गलत। तो मतलब हमारा आंसर ये सही है, और ये आंसर हमारा एग्जाम में नहीं था, जो हमने, जो सभी को टाइम वेस्टेज क्वेश्चन लगा है ना, ये टाइम वेस्टेज था। क्योंकि यार, या तो तुम उसको आंसर सही दो, और ऐसा मत करो एटलीस्ट एस्पिरेंट के साथ, है ना। इतनी मेहनत के साथ वो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी ठीक है, जो भी है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और हम एक्सेप्ट कर भी रहे हैं। तो बाकी की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।